हाय फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, हमने शुरू किया है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10। ओके, एक फास्टेस्ट रिकैप करके आज की जर्नी हम स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, ये स्कीम ऑप्शनल है। किसके सामने ये ऑप्शन होगा? हमारा जो रेगुलर नॉर्मल पेमेंट स्कीम है उसके सामने ये ऑप्शन अवेलेबल होगा विच इज सेक्शन 10। फ्रेंड्स, किन लोगों के लिए ऑप्शन की अवेलेबिलिटी है तो उसके लिए हम चेक करेंगे टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इफ माय एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अप टू 1.5 crore in special category state, if it is up to rupees 75 lakhs, I will be eligible for the purpose of composition scheme. फ्रेंड्स, मैं एलिजिबल उसका मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे ऑप्ट करना ही पड़ेगा. इट इज एन absolute option available to me either to opt or not for composition scheme. Point number 2, friends, every year I need to check my eligibility कि मैं eligible हूं कि नहीं हूं based upon my turnover, based upon my aggregate turnover in preceding financial year. Point number 2, friends, always ऐसा ध्यान में रखना है कि आपका जो फर्स्ट ईयर सप्लाई सर्विस मतलब फर्स्ट ईयर आपका सप्लाई का होगा उसमें ऑलवेज आप एलिजिबल होंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम. पॉइंट नंबर 3, ऑलवेज ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, ऐसा एब्सोल्युटली पॉसिबल है कि मेरा एस्टैब्लिशमेंट अलग अलग स्टेट्स में हो तो मुझे एग्रीगेट टर्नओवर चेक करना है फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम. देन कोई भी एस्टैब्लिशमेंट मेरा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में होगा तो जो लिमिट मुझे एप्लीकेबल होगी इट वुड बी 75 lakhs of rupees. नेक्स्ट हमने चेक किया था मीनिंग ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर व्हिच इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई, जिसमें फ्रेंड्स एक्सपोर्ट्स आ गया, जिसमें एग्जम्प्ट सप्लाई आ गया, जिसमें टैक्सेबल सप्लाई आ गया, जिसमें इंटरस्टेट सप्लाई आ गया बिटवीन पर्सन हैविंग सेम फंड. हमारे मन में ऐसा डाउट होगा सर इंटरस्टेट सप्लाई हो कैसे सकता है? बिकॉज़ हमें तो अभी प्रीवियस सेशन में देख लिया था कि जब इंटरस्टेट सप्लाई करते हो यू बिकम इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम. बट मैं वापस एक बार बताना चाहूंगा ये हम एलिजिबिलिटी के लिए हमारा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर हम क्यों चेक करते हैं कि हम इस साल में एलिजिबल है कि नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम. तो फ्रेंड्स, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का तो सारा टर्नओवर इंक्लूड करना पड़ेगा ना, उसमें एक्सपोर्ट हो, एग्जम्प्ट हो, नॉन टैक्सेबल हो, सारा टर्नओवर मुझे इंक्लूड करने के बाद मुझे 1.5 CR के 75 लाख की लिमिट मुझे कंसीडर करने की रिक्वायरमेंट आएगी. फ्रेंड्स, बोलो क्लियर है? डन. मुझे एक्सक्लूड क्या करना है? मुझे जीएसटी कंपोनेंट इंक्लूडिंग जीएसटी कंपेंसेशन से एक्सक्लूड करना पड़ेगा एंड जो भी मेरा इनवर्ट सप्लाई है ऑन विच टैक्सेस पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म उसको हमको एक्सक्लूड करने की रिक्वायरमेंट आएगी. फ्रेंड्स, ओके. नेक्स्ट आएगा जो भी हम एग्जम्प्ट सप्लाई यहां पे हम ऐड करते हैं उसमें जो भी इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा जो रिसीव किया होगा, जो भी डिस्काउंट होगा जो रिसीव किया होगा ऑन लोन एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स उसको यहां पे हम एक्सक्लूड करेंगे व्हाइल डिटरमाइनिंग एग्रीगेट टर्नओवर. उसके मेन फीचर्स जो इसका हमने डिस्कशन किया था, फर्स्ट इज फ्रेंड्स registration becomes what? Absolutely compulsory, absolutely mandatory as per section 24. फ्रेंड्स, जो भी मैं आउटवर्ड सप्लाई करूंगा उसके ऊपर मैं जीएसटी कलेक्ट कर सकता नहीं हूं. मेरे इनवर्ड सप्लाई के ऊपर इंक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाई ऑन विच आरसीएम इज पेबल उसके ऊपर मुझे जीएसटी का पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आएगी और उसके मुझे आईटी से अवेलेबल होने वाली नहीं है. पॉइंट नंबर नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो भी मैंने आउटवर्ड सप्लाई किया उसका एक फिक्स परसेंटेज 1%, 5% मुझे गवर्नमेंट को पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी एंड जो डॉक्यूमेंट मैं इश्यू करूंगा वो कौन सा होगा फ्रेंड्स? बिल ऑफ सप्लाई. बोलो क्लियर है? एकदम चकाचक. चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक और छोटी सी बात जो मैंने आपको बताई थी, ये जो हमको पे करना है इट इज ऑनली एंड ओनली बाय व्हाट फ्रेंड्स? कैश लेजर. इसको मैं फ्रेंड्स वापस एक बार आईटीसी जो मेरे पास अवेलेबल होने वाली नहीं है तो फ्रेंड्स मेरे पास जो क्रेडिट लेजर शायद मतलब ऑप्शन अवेलेबल भी होगा, शायद मेरे पास क्रेडिट लेजर में पैसे पड़े भी होंगे तो भी उसको मैं यूज नहीं कर पाऊंगा बिकॉज टैक्सेस पेबल अंडर व्हाट फ्रेंड्स? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हैज टू बी पेड ओनली एंड ओनली बाय यूटिलाइजिंग व्हाट फ्रेंड्स? कैश. मैं कैश में ही ये पैसा कंपलसरी मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा. फ्रेंड्स, डन. चलो नेक्स्ट आप आगे चेक करो. हमारे पास जो रेट्स है आउटवर्ड सप्लाई मैंने किया उसके ऊपर जीएसटी कलेक्शन करना नहीं है बट गवर्नमेंट को 15% पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी. फ्रेंड्स, ओके. अभी उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट जो मैन्युफैक्चरर होगा वो 1% पे करेगा ऑफ द टर्नओवर इन दिस स्टेट. उसमें टर्नओवर एग्जम्प्ट भी आ गया, टर्नओवर टैक्सेबल भी आ गया, बट उसमें नॉन टैक्सेबल नहीं आएगा जो मैंने आपको बताया था. बिकॉज जैसे हम नॉन टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई करोगे, सॉरी नॉन टैक्सेबल सप्लाई करोगे तो दैट विल मेक यू इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट फ्रेंड्स? कंपोजिशन स्कीम. मतलब ये टर्नओवर में आपका टैक्सेबल सप्लाई भी है, आपका एग्जम्प्ट सप्लाई भी है. डन. बिकॉज वर्ड्स are turnover in this state. सेकंड आएगा फ्रेंड्स रेस्टोरेंट कैटरिंग, आपको पे करना पड़ेगा 5% ऑफ द टर्नओवर इन दिस स्टेट. ओके. एंड लास्ट आएगा फ्रेंड्स हमारे ट्रेडर्स जो 1% अप्लाई करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये 1% है ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल, बोलो टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. फ्रेंड्स, इन दिस सिनेरियो जो आपका टैक्सेबल है उसका ही आपको 1% पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी. फ्रेंड्स, ओके. ये तीनों हमने इन डेप्थ देख लिए थे. बाद में कंडीशन रिस्ट्रिक्शन जिसके ऊपर हमारा फोकस था फ्रेंड्स, सीटीपी एनआरटीपी बन नहीं सकते कंपोजिशन स्कीम सप्लाई, उनके लिए सेक्शन 10 का ऑप्शन अवेलेबल होने वाला नहीं है. फ्रेंड्स, इनवर्ट सप्लाई के ऊपर डेफिनेट बेसिस के ऊपर आपको आरसीएम के हिसाब से टैक्स का पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आएगी. आगे भी हमने देखा हुआ है फ्रेंड्स. हाँ, सर्टेन नोटिफाइड गुड्स के जो भी मैन्युफैक्चरर्स होंगे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में, करंट फाइनेंशियल में नहीं ऑप्ट कर पाएंगे कंपोजिशन स्कीम. फर्स्ट इज फ्रेंड्स आइसक्रीम, बरोबर ना? पहले आइसक्रीम मतलब वो खाने पीने की बात आ गई, बाद में एरेटेड वाटर मतलब जो मिनरल वाटर उसकी बात आ गई, बाद में फ्रेंड्स आएगा
पान मसाला टोबैको, ये लोग के मैन्युफैक्चरर जो भी होंगे दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स आपके बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर आपको मेंशन करना पड़ेगा यू आर कंपोजिशन पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। आपके प्रीमियस इसके ऊपर लिखा होना चाहिए कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन फ्रेंड्स। ओके, वापस एक बार कौन कौन एलिजिबल नहीं है उसका लिस्ट है फ्रेंड्स। आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपके लिए स्कीम बनी नहीं है, बट मैंने दो बातें आपको बता दी फ्रेंड्स। एक मार्जिनल लेटर से आप सर्विसेज यहां पे प्रोवाइड कर सकते हो। कितनी मार्जिनल सर्विस आप प्रोवाइड कर पाएंगे, जो मैंने आपको लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर दिया था। हमारा जो भी टर्नओवर होगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का उसका 10% और रुपीस 5 लाख बोलो व्हिचएवर इज हायर, मतलब रेस्टोरेंट वाले, मैन्युफैक्चरर वाले, ट्रेडर वाले अदर सर्विसेज भी थोड़ी प्रोवाइड कर पाएंगे व्हिच इज 10% ऑफ टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और रुपीस 5 लाख बोलो व्हिचएवर इज हायर, बोलो डन। बट ये जब हम टर्नओवर कंप्यूट करेंगे उसमें इंटरेस्ट को कवर करने वाले नहीं, जो इंटरेस्ट डिस्काउंट हमने रिसीव किया होगा उस एलिमेंट को हम एक्सक्लूड करेंगे। पॉइंट नंबर 2 फ्रेंड्स, सब्जेक्ट टू 10 सबसेक्शन 2 कैपिटल ए, मतलब सर्विस प्रोवाइडर के लिए वापस एक बार नई स्कीम हमारे पास डेफिनेट बेसिस के ऊपर अवेलेबल है जिसका डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। मतलब जनरली लिखा है लॉ ने कि सर्विस प्रोवाइडर के लिए 10(1) की बेनिफिट अवेलेबल होने वाला नहीं है, पर स्पेसिफिक उनके लिए मार्जिनल वाला मार्जिनल सर्विसेज प्रोविजन करने का बेनिफिट अवेलेबल होगा, प्लस 10(2)(a) का बेनिफिट भी वो डेफिनेट बेसिस के ऊपर कर पाएंगे, जो आज हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, गजब 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 इंपॉर्टेंट, नॉन टैक्सेबल गुड्स का जो भी सप्लाई करेंगे वो स्कीम ऑप्ट कर पाएंगे नहीं। जो भी हमारे वहां पे इंटरस्टेट गुड्स का सप्लाई करेंगे वो स्कीम ऑप्ट कर पाएंगे नहीं फ्रेंड्स। बोलो क्लियर है, एकदम पक्कू, एकदम मजबूत, डन। तो फ्रेंड्स हमने आगे तो देखा कि नॉन टैक्सेबल हमने आगे तो देखा इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स को तो टर्नओवर में इंक्लूड करना है, बट वो मैंने वापस एक बार आपको बता दिया, वो जब हम एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करते हैं बेस्ड अपॉन टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उस टर्नओवर में हमको इसको ऐड करना पड़ेगा कि 1.5 करोड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, डन। बट इस साल में करंट ईयर में जो भी हमने नॉन टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई किया, जो भी आपने एग्जम्प्ट गुड्स का आपने नॉन टैक्सेबल सप्लाई गुड्स किया और लेटेस्ट आपने इंटरस्टेट सप्लाई किया ऑफ गुड्स, तो आप हो जाएंगे इनएलिजिबल फॉर व्हाट फ्रेंड्स, कंपोजिशन स्कीम, डन। मैं रिपीट करना चाहूंगा, ये जो रिस्ट्रिक्शन है फ्रेंड्स हमारे ऊपर, वो आउटवर्ड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, समझना प्लीज वेरी वेरी केयरफुली। आउटवर्ड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, आपके इनवर्ड तो डेफिनेट बेसिस के ऊपर हो ही सकते हैं इंटरस्टेट सप्लाई वाले गुड्स। ओके, हमने इसके लिए चार्ट भी ड्रॉ किया था, थोड़ा आपका ध्यान हो तो फ्रेंड्स अब यहां पे चेक कर सकते हो। कंपोज सप्लायर आउटवर्ड होगा तो इंट्रा गुड्स भी अलाउड है, सर्विस भी अलाउड है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट जो इंटर होगा उसमें गुड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, सर्विस अलाउड है फ्रेंड्स। एंड इंटर तो हो सब कुछ अलाउड है, कोई चिंता करने की नहीं, मतलब इनवर्ड तो सब कुछ अलाउड है, कोई चिंता नहीं करने की। आउटवर्ड इंटर में गुड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आपको लगाया गया है फ्रेंड्स। एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स वापस एक बार कर सकते हैं नहीं। नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, आइसक्रीम है, बाद में इरिटेड वाटर्स है, बाद में पान मसाला टोबैको है, इसके मैन्युफैक्चरर्स को अवेलेबल नहीं होने वाली है कंपोजिशन स्कीम फ्रेंड्स। ओके, नोट मैंने बताया था आउटवर्ड इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, इनवर्ड डेफिनेटली हो सकता है, उसमें चिंता नहीं है फ्रेंड्स। एंड मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज जितना हम कर सकते हैं 10% ऑफ टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और रुपीस 5 लाख बोलो क्या करेंगे, व्हिचएवर इज हायर, इतना डेफिनेटली आप कर पाएंगे, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, डन। तो आई थिंक दो प्रीवियस सेशंस में हमने इसको इन डेप्थ डिस्कस किया, आज हम आगे हमारी जर्नी बढ़ाएंगे। पहले 9 नंबर 10 नंबर पॉइंट ना देखते हुए आज हम फोकस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 11 के ऊपर, बहुत इंटरेस्टिंग जबरदस्त इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आओ जरा चेक करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स इस चीज को समझने के लिए, प्लीज ध्यान से। फ्रेंड्स देखो क्या हुआ, सपोज स्मिथ लिमिटेड है जिसके 4 अलग अलग स्टेट्स में एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। फर्स्ट है गुजरात, सेकंड है गोवा, थर्ड है महाराष्ट्र, लास्ट है लेटर से राजस्थान। ओके फ्रेंड्स, सारा अग्रीगेट टर्नओवर मतलब चारों 4 स्टेट्स का सारा टोटल टर्नओवर चेक करो इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इट वाज टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लेट अस इट इज रुपीज 60 lakhs। फर्स्ट ईयर था तो इतना कुछ खास टर्नओवर नहीं कर पाया, बट इट वाज इन टोटल अग्रीगेट आप चेक करो तो इट वाज रुपीज 60 lakhs। तो इन दिस ईयर आई एम एलिजिबल फॉर व्हाट फ्रेंड्स, कंपोजिशन स्कीम। बट फ्रेंड्स मुझे क्या करना है पता है, गुजरात में कंपोज स्कीम फॉलो करनी है फ्रेंड्स, गोवा में मुझे नॉर्मल रेगुलर स्कीम फॉलो करनी है। आई डोंट वांट टू गो फॉर कंपोजिशन स्कीम, मुझे वहां पे रेगुलर स्कीम फॉलो करनी है। महाराष्ट्र में मुझे वापस एक बार कंपोजिशन स्कीम फॉलो करनी है, एंड राजस्थान में मुझे एक बार रेगुलर स्कीम फॉलो करनी है। खबर व्हाट आई विश टू डू, 2 स्टेट में रेगुलर फॉलो करना है, 2 स्टेट में कॉम्पो फॉलो करना है, वेदर आई कैन डू और नॉट। गेटिंग माय पॉइंट? लॉ क्या कहता है फ्रेंड्स, देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। ऑल रजिस्टर्ड पर्सन having same permanent account number which is PAN, मतलब जितने भी लोग हैं जिसके पास सेम पान है, have to opt for composition scheme। फ्रेंड्स जो आप एक जगह पे स्कीम ऑप्ट करना चाहते हो तो सारे जगह पे आपको स्कीम ऑप्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह पे स्कीम ऑप्ट कर दी, दूसरी जगह पे रेगुलर फॉलो करो, तीसरी जगह पे रेगुलर फॉलो करो, चौथी जगह पे स्कीम ऑप्ट करो। इट इज नॉट लाइक दैट,
इट इज एब्सोल्युटली नॉट लाइक दैट। एक बार आपने कोई जगह पे स्कीम फॉलो की तो सारे जगह पे आपको स्कीम फॉलो करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। If one such registered person opts for normal scheme, other become ineligible for what friends composition scheme। कोई एक जगह पे अपने रेगुलर स्कीम फॉलो की, कोई एक जगह पे अपने नॉर्मल स्कीम फॉलो करने का ट्राई किया, सारे जगह पे आप इनएलिजिबल हो जाओगे फॉर व्हाट फ्रेंड्स कॉम्पोजिशन स्कीम। ओके, मैं सिंपल वर्ड्स में ऑलवेज ऐसा कहता हूं फ्रेंड्स, शादी होने के बाद ऐसा नहीं हो सकता फ्रेंड्स कि घर में आपके लिए वाइफ अलग हो, घूमने के लिए आपके पास दूसरी वाइफ हो, बाहर खाना खाने के लिए आपके पास तीसरी वाइफ हो, मूवी देखने के लिए चौथी वाइफ हो। इट इज नॉट पॉसिबल फ्रेंड्स। एक ही वाइफ है सारे जगह पे कॉमन, खाना भी उसके साथ खाओ, घूमने भी उनके साथ जाओ, मूवी देखने भी उनके साथ जाओ, घर पे भी उनके साथ रहो, एक वाइफ, कॉमन वाइफ। बोलो खबर पड़े छे? डन, मजबूत। तो फ्रेंड्स एक जगह पे कॉम्पो स्कीम आपने फॉलो किया, सारे जगह पे फॉलो करनी पड़ेगी। एक जगह पे रेगुलर स्कीम फॉलो की है, सारी जगह पे रेगुलर स्कीम आपको फॉलो करने की रिक्वायरमेंट आएगी फ्रेंड्स। मजबूत छे? डन। चलो एक और छोटा सा पॉइंट, कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होगा, ये सीए फाइनल के लिए थोड़ा ज्यादा रेलेवेंट है फ्रेंड्स, बट हमारे कोर्स में तो जितना डिटेल हम जा सकते उतना समझाने का ट्राई करता हूँ फ्रेंड्स। अभी क्या हुआ फ्रेंड्स, आई वॉज एक्चुअली इनएलिजिबल फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम, बिकॉज ऐसा हो सकता है लास्ट ईयर का मेरा टर्न और आप चेक करो, इट वॉज एक्सीडिंग अवर लिमिट ऑफ 1.5 करोड़ और 75 लाख एसडी केस में भी, और करंट ईयर में मैंने इंटर स्टेट सप्लाई कर दिया है गुड्स का, और मैंने नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर दिया है गुड्स का, तो दिस मेक्स मी इनएलिजिबल फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। बट तो भी मैंने तो कॉम्पोजिशन स्कीम ही फॉलो की, खबर पड़े जाए, आई वॉज एक्चुअली इनएलिजिबल फॉर द पर्पज ऑफ कंपोजिशन स्कीम, बट मैंने तो पर्सनली क्या फॉलो किया, वो कंपोजिशन स्कीम कर दो कोई चिंता नहीं। तो कहता है इनएलिजिबल था तो भी स्कीम का बेनिफिट क्लेम कर रहा है, क्या होगा जरा चेक करो फ्रेंड्स। इफ अ टैक्सेबल पर्सन हैज पेड टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम दो ही वाज नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, एलिजिबल नहीं तो भी कंपो करता चला, the person would be liable to penalty and provisions of section 73-74 of CGST Act shall be applicable for determination of tax and penalty। What is section 73-74? एक चैप्टर आता है फ्रेंड्स सीए फाइनल में जो हम डिस्कस करेंगे, इट इज फ्रेंड्स डिमांड एंड रिकवरी। ये चैप्टर में ये दो सेक्शंस हम सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सीए फाइनल के लिए, सेक्शन 73 एंड 74 फ्रेंड्स। इसके वीडियोस है, रिकॉर्डेड ही वीडियोस है, बट वो आपके साथ शेयर करने का कोई मतलब रहता नहीं, बिकॉज हमारे कोर्स में वो नहीं है फ्रेंड्स। इट इज एब्सोल्युटली फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सीए फाइनल। डन। तो लॉ ने क्या बोला फ्रेंड्स कि जो आप इनएलिजिबल थे, आप एलिजिबल नहीं थे फॉर द पर्पज ऑफ कंपोजिशन स्कीम, तो भी आपने चला कंपोजिशन स्कीम, तो इट विल बी अट्रैक्टिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पेनल्टी, ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बर्डन एज वेल फ्रेंड्स। डन। तो ये आपको नहीं करना है कि आप इनएलिजिबल हो तो भी बेनिफिट क्लेम करते चलो कंपोजिशन स्कीम का फ्रेंड्स। बोलो क्लियर है? एकदम डन। चलो फ्रेंड्स, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार करते थे वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन अमेंडमेंट आ चुका है। इट इज फ्रेंड्स सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 कैपिटल है। अर्लियर इट वाज नोटिफिकेशन, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू अ सबसेक्शन 2 कैपिटल ए। फ्रेंड्स हमने आगे इनएलिजिबिलिटी में पढ़ा था सबसेक्शन 2 में, विच इज 10 का, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 का, कि सर्विस आप सप्लाई करते हो, सर आप सप्लायर ऑफ सर्विस हो तो दैट विल मेक यू इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम, जिसके दो एक्सेप्शन हमने डिस्कस किए। पॉइंट नंबर 1, थोड़ा मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज आप कर सकते हो, जिसका लिमिट है फ्रेंड्स 10% ऑफ टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ₹5 लाख। क्या करेंगे? व्हिचएवर इज हायर, इतनी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। आप बीइंग मैन्युफैक्चरर, बीइंग रेस्टोरेंट ओनर, बीइंग ट्रेडर, आप मार्जिनल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। उसके एडिशन में हमारे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लेट अस से इंजीनियर जो प्रोफेशनल्स है, उनके लिए स्कीम बनी है सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 कैपिटल ए। फीचर्स सारे सेम टू सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है, खाली यहाँ पे टर्नओवर की लिमिट आपको बदल के कंसीडर करनी पड़ेगी 50 लाख ऑफ रुपीज। बरोबर समझना, दो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। जनरल सेंस में देखा जाए तो वहां पे लिमिट कितनी है फ्रेंड्स? इट इज 1.5 करोड़ और 75 लाख फ्रेंड्स इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। जो लिमिट यहाँ पे सबसेक्शन 2 कैपिटल के हिसाब से कितनी हो जाएगी? इट इज फ्रेंड्स 50 लाख। इसमें स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को भी 50 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी, नॉर्मल स्टेट्स को भी 50 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होने वाली है फ्रेंड्स। डन। तो जो मेरा टर्नओवर, अग्रीगेट टर्नओवर, डेफिनेशन वापस एक बार सेम टू सेम, जो मेरा टर्नओवर, अग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इट इज फ्रेंड्स अप टू 50 लाख होगा, तो करंट में मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल होगा टू गो फॉर कंपोजिशन स्कीम इवन इफ आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, इवन इफ आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, मेरे पास इस स्कीम का बेनिफिट अवेल करने का ऑप्शन अवेलेबल रहने वाला है फ्रेंड्स। डन। पॉइंट नंबर 2, जो डिफरेंस है वो मैं आपको पहले गाइड कर दूं फ्रेंड्स। 1.5 करोड़ 75 लाख तक का मेरा टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में होगा, तो करंट में मुझे कौन से रेट से ये स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, कौन से रेट से मुझे गवर्नमेंट को जाके जीएसटी का पेमेंट करना है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास दो रेट्स थे, व्हिच वाज 1% एंड सेकंड वाज 5%। 1% मैन्युफैक्चर के केस में आपको पता ही है 1% ऑफ बोलो टर्नओवर इन दी स्टेट, जितना आपके अपने स्टेट में टर्नओवर किया होगा उसका 1%
पे करने की रिक्वायरमेंट है, 5% वापस ऑफ द टर्नओवर इन दिस स्टेट, एंड जो ट्रेडर के लिए 1% है, इट इज 1% ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज का जो भी आपने सप्लाई किया है उसका 1% आपको करना पड़ेगा। एंड जो यहाँ पे रेट है इट इज फ्रेंड्स 6% divided into 3 parts, CGST, SGST। CGST 3% होगा, SGST 3% होगा, IGST 6% क्यों नहीं होगा? बिकॉज अब इंटरस्टेट सप्लाई कर सकते नहीं हो फ्रेंड्स, वो हमको बताइए। बोलो मजबूत है, एकदम क्लियर, डन। चलो चेक करो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 कैपिटल ए। वापस एक बार, इट इज ऑप्शनल स्कीम फॉर सप्लायर ऑफ सर्विसेज हु आर नॉट एलिजिबल अंडर व्हाट फ्रेंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। मतलब वहां पे ट्रेडर, वहां पे जो रेस्टोरेंट ओनर है, वहां पे जो एग्जांपल के तौर पे ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, जिन्होंने वहां का बेनिफिट अवेल कर दिया है, उनमें चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। बट वहां पे क्या एक्सक्लूजन था कि सप्लायर ऑफ सर्विसेज आर नॉट एलिजिबल एज पर 10 सबसेक्शन 1, जो यहाँ पे बेनिफिट क्लेम कर पाएंगे कंपोजिशन स्कीम का, विच इज एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 कैपिटल ए। ओके, जो आगे एलिजिबल नहीं है, जिनको स्पेसिफिकली इनएलिजिबल माना गया है, तो यहां पे वो एलिजिबल हो जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। ओके, टर्नओवर कितना होना चाहिए इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर? इट हैज टू बी फ्रेंड्स अप टू 50 लाख। वापस एक बार यहां पे आपको जो चेक करना है, इट इज फ्रेंड्स एग्रीगेट टर्नओवर। वापस एक बार यहाँ पे आपको जो चेक करना है, इट इज फ्रेंड्स एग्रीगेट टर्नओवर। वापस एक बार वही स्टोरी, एग्रीगेट टर्नओवर के अलग अलग स्टेट्स में आपके एस्टैब्लिशमेंट्स होंगे, सबका इकट्ठा करके एग्रीगेट टर्नओवर मुझे चेक करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली यस। पॉइंट नंबर 2, एग्रीगेट टर्नओवर के केस में एवरी ईयर मुझे एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। लास्ट में क्या था, अकॉर्डिंगली एवरी टाइम मुझे मेरा टर्नओवर चेक करने के बाद ही डिसाइड करनी है मेरी करंट ईयर की एलिजिबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ स्कीम। पॉइंट नंबर 3, फ्रेंड्स ऑलवेज ध्यान में रखना है कि आपका जब फर्स्ट ईयर होगा तब आप ऑलवेज एलिजिबल होंगे फॉर द पर्पस ऑफ स्कीम। मतलब वही जो स्टोरी आ गई थी यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। जो मेजर फर्क है जो मैंने आपको बता दिया, इट इज फ्रेंड्स वहां पे जो लिमिट है, इट इज फ्रेंड्स 1.5 करोड़ 75 लाख, जो यहाँ पे कितना हो जाता है 50 लाख ऑफ रुपीज। वहां पे जो 15% है यहाँ पे कितना हो जाता है 3% विच कम्स टू एग्रीगेट 6%। क्लियर है, डन। चलो एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स आप जो यहाँ पे चेक कर सकते हो, इट इज फ्रेंड्स CGST 3%, SGST 3%। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, समझने जैसा है फ्रेंड्स। ऑन फर्स्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज अप टू एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 50 lakhs मेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल इन एनी फाइनेंशियल ईयर। ओके फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आगे बढ़े डिस्कशन में, उसके पहले एक छोटी सी बात आपको बता दूं जिसका डिस्कशन शायद हमने आगे नहीं किया है। चलो अभी समझो फ्रेंड्स एकदम ध्यान से, देखो क्या हुआ फ्रेंड्स। एग्जांपल के तौर पे हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की। मैं नॉर्मल मैन्युफैक्चरर हूं के ट्रेडर हूं। ओके, अभी क्या हुआ फ्रेंड्स, मैं इस साल के लिए एलिजिबल हूं कि नहीं हूं फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन की, उसके लिए हम चेक करेंगे टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। लेट अस से मेरा फाइनेंशियल ईयर 1920 में सपोज माय टर्नओवर इज, लेट अस से एग्जांपल के तौर पे 20 lakhs ऑफ रुपीज, और लेट अस इट इज 50 lakhs ऑफ रुपीज। ओके, तो दैट विल मेक मी एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। तो फ्रेंड्स उससे में क्या हो गया, करंट ईयर में एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। इतना क्लियर है फ्रेंड्स? इस साल की एलिजिबिलिटी डिटरमाइन होती है बेस्ड अपॉन टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। 50 lakhs का मेरा टर्नओवर था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, दैट मेक्स मी एलिजिबल इन दिस ईयर व्हिच इज 2021। इतना क्लियर, एकदम चकाचक, मगज में रेडी। अभी फ्रेंड्स मेरा टर्नओवर जो करंट ईयर में हो रहा है, मतलब ये जो हमारा 2021 का टर्नओवर है, लेट अस से इट इज 70 lakhs ऑफ रुपीज। थोड़ा आगे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने डिस्कस नहीं किया है, कनेक्शन में डिस्कस कर रहे हैं, बरोबर समझने का ट्राई करो। सपोज मेरा टर्नओवर 70 लाख रुपीज हो गया, मतलब फ्रेंड्स अब देखो मैं एलिजिबल हूं, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे साल कंपोजिशन स्कीम, बरोबर समझने का ट्राई करो। मैं सपोज 2021 में एलिजिबल हो गया, मतलब इट इज नॉट लाइक दैट पूरे साल के लिए मैं कॉम्पो खेलता रहूंगा। इट इज ओनली अप टू 1.5 करोड़, जो मेरी लिमिट यहाँ पे 1.5 करोड़ है, बिकॉज मेरा गुजरात स्टेट है, तो लिमिट इज 1.5 करोड़ फ्रेंड्स। तो मैं करंट ईयर में अप टू 1.5 करोड़ होगा ना, तब जाके मतलब तब तक ही मैं एलिजिबल हूं फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट फ्रेंड्स, कंपोजिशन स्कीम। एग्जैक्टली आप समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं फ्रेंड्स? इट इज नॉट अनलिमिटेड कंपोजिशन स्कीम इन करंट ईयर, इट इज ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड टू व्हाट, योर लिमिट व्हिच इज 1.5 करोड़। चलो मैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में मेरा एस्टैब्लिशमेंट है, तो मैंने क्या चेक किया होगा, टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इफ इट इज अप टू 75 lakhs। समझ रहे हो फ्रेंड्स? इट इज अप टू 75 lakhs, तो करंट ईयर में अप टू 75 lakhs तक मुझे ये कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट अवेलेबल होने वाला है। मतलब सपोज मेरा टर्नओवर 70 लाख रुपीस का हुआ, तो फ्रेंड्स मैं क्या अप्लाई करूंगा, कंपोजिशन स्कीम, बिकॉज मैं तो मैन्युफैक्चरर हूं, तो मेरी लिमिट एप्लीकेबल है वो तो कितने फ्रेंड्स 1.5 करोड़, तो 70 लाख तक मैंने क्या फॉलो किया, कंपोजिशन स्कीम। फ्रेंड्स आगे बढ़ते ईयर आगे जाता गया, मतलब आगे हम बढ़ते गए, तो मेरा और एक टर्नओवर हुआ वापस एक बार 70 लाख रुपीस का। ये मेरा फ्रेंड्स फर्स्ट टर्नओवर था, ये मेरा सेकंड टर्नओवर हुआ वापस एक बार
70 lakhs ऑफ रुपीज का। तो वापस एक बार, अभी तो 1.5 करोड़ तक ही है ना, 70 प्लस 70 इट इज 1.4 करोड़। तो वापस एक बार मैं क्या फॉलो करूंगा फ्रेंड्स, कॉम्पोजिशन स्कीम। आप समझ रहे हो एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे फ्रेंड्स। मेरा थर्ड सप्लाई हुआ एग्जांपल के तौर पे फ्रेंड्स, वापस एक बार 50 lakhs का हो गया। वापस एक बार मेरा टर्नओवर कितना हो गया, 50 lakhs। फर्स्ट सप्लाई मेरा था 70 lakhs का कॉम्पोजिशन स्कीम, सेकंड सप्लाई था मेरा 70 lakhs का कॉम्पोजिशन स्कीम। मेरा जो थर्ड सप्लाई हुआ इट इज डायरेक्टली 50 lakhs ऑफ रुपीज। तो फ्रेंड्स अभी हमारा वहां पे तो 1.5 करोड़ तक का ही मेरा बेनिफिट मिलेगा ना मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम का। आप समझ रहे हो, जो मेरा लास्ट का टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ होगा, तो करंट ईयर में मैं अप टू 1.5 करोड़ क्या ऑप्ट कर पाऊंगा कॉम्पोजिशन स्कीम। तो फ्रेंड्स यहां पे क्या होगा, ये 50 लाख का जो भी मेरा इनवॉइस होगा उसको मुझे दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। वन विल बी 10 lakhs, सेकंड वुड बी 40 lakhs। 10 lakhs इज व्हाट फ्रेंड्स, 70 70 10 इट इज अप टू 1.5 करोड़। ये पूरी कैप बन गई फ्रेंड्स, आप समझ रहे हो, ये पूरी कैप बन गई 70 70 10 विच इज अप टू 1.5 करोड़। अब एग्जैक्टली समझे फ्रेंड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। तो ये 70 70 10 मिला के 1.5 करोड़ हुआ। तो ये 10 lakhs तक मैं क्या फॉलो करूंगा, इट वुड बी फ्रेंड्स कॉम्पोजिशन स्कीम। एंड जो मेरे 40 lakhs है, विच इज इन एक्सेस ऑफ 1.5 करोड़, उसके लिए मुझे रेगुलर पेमेंट स्कीम फॉलो करनी पड़ेगी, जिसको बोलेंगे नॉर्मल पेमेंट स्कीम और रेगुलर पेमेंट स्कीम। बोलो फ्रेंड्स, हाउ से डन। तो करंट ईयर में मैं कॉम्पोजिशन स्कीम हूं, उसका मतलब ऐसा नहीं है लाइफ टाइम कॉम्पोजिशन। मेरी एलिजिबिलिटी है बट अप टू लिमिट एलिजिबिलिटी मेरे पास अवेलेबल होगी फ्रेंड्स। मजबूत, एकदम क्लियर। चलो फ्रेंड्स, सिमिलरली सपोज मैं वापस एक बार, मैं गुजरात में सर्विस प्रोवाइडर हूं, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट इन गुजरात। फ्रेंड्स फाइनेंशियल ईयर बात करते हैं 1920 की। व्हाट वाज माय टर्नओवर, लेट अस से माय टर्नओवर वाज 45 lakhs ऑफ रुपीस। 45 lakhs of rupees was my turnover in preceding financial year, मतलब it is 1920। हमारा जो ईयर पिक्चर में है इट इज फ्रेंड्स फाइनेंशियल ईयर 2021, मतलब जिसका हम डिस्कशन अभी कर रहे हैं इट इज इन रिलेशन टू फाइनेंशियल ईयर 2021। बोलो वेदर आई एम एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम और नॉट। बोलो फ्रेंड्स मेरी एलिजिबिलिटी है कि नहीं है। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए हमको चेक करना है टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे आप चेक करो वेदर इट इज अप टू 50 lakhs, एब्सोल्यूट यस इट इज अप टू रुपीस 50 lakhs। तो दैट मेक्स मी एलिजिबल फ्रेंड्स, दैट्स मेक मी व्हाट, एलिजिबल फॉर व्हाट, कॉम्पोजिशन स्कीम। मैं इस साल में एलिजिबल हूं फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। बट मेरा वापस एक बार टर्नओवर जो सर्विस प्रोविजन का टर्नओवर है वो अप टू रुपीस 50 lakhs होगा। वहां तक की मैं बना रहूंगा एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट फ्रेंड्स, कॉम्पोजिशन स्कीम। मीनिंग देयर बाय सपोज मेरा फर्स्ट इनवॉइस बनता है 20 लाख रुपीस का, बोलो मैं क्या फॉलो करूंगा, एब्सोल्युटली इट वुड बी फ्रेंड्स कॉम्पोजिशन स्कीम। चलो मेरा सेकंड टर्नओवर हुआ लेटर से वापस एक बार 30 लाख रुपीस का, मैं अगेन क्या फॉलो करूंगा फ्रेंड्स, कॉम्पोजिशन स्कीम। जहां पे मैं टर्नओवर का 6% मेरे पॉकेट में से जाके गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। जैसे 1% वाज जो हमारा ओरिजिनल था ना 1%, 5% वाज पॉकेट फ्रॉम अवर पॉकेट, सिमिलरली 6% आल्सो फ्रॉम अवर पॉकेट्स। डन। सो मेरा थर्ड टर्नओवर हुआ लेटर से वापस एक बार 10 लाख रुपीस का, तो मुझे इसके लिए क्या फॉलो करना पड़ेगा, इट वुड बी रेगुलर पेमेंट स्कीम। जो भी रेट नॉर्मल होगा 18%, वो मैं कस्टमर से, रेसिपिएंट से कलेक्ट करूंगा, गवर्नमेंट को जाके उसको पेमेंट कर दूंगा, मुझे आईटी से भी मिलने शुरू हो जाएगी मेरे बाद में जो भी मैंने इनपुट रिसीव किए होंगे उसके ऊपर। बोलो क्लियर से, एकदम मजबूत। डन। तो फ्रेंड्स जो मेरा टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो मेरी लिमिट एप्लीकेबल है, मैं जनरली बोल रहा हूं, बहुत जनरली बोल रहा हूं, 10(1) एज वेल एज 10(2) कैपिटल सबको मिला के एक साथ बोल रहा हूं। जो मेरा टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इफ इट इज फ्रेंड्स अप टू लिमिट 1.5 करोड़, 75 lakhs और 50 lakhs, तो करंट ईयर में मेरे पास ऑप्शन है। बट ऑप्शन कब तक अवेलेबल है, ऑप्शन कहां तक अवेलेबल है, लिमिट तक ऑप्शन है, विच इज 1.5 करोड़, विच इज 50 lakhs और 75 lakhs ऐसे केस में। बोलो एकदम मजबूत, एकदम क्लियर। पाकू फ्रेंड्स एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, ये 10(2) की बाद में बताता हूं फ्रेंड्स आपको, बट पहले एक बार एक स्कीम का वापस एक बार हम व्यू ले लेते हैं फ्रेंड्स। ये जबरदस्त इंपॉर्टेंट नोट मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, बाद में डिस्कस करता हूं, पहले आगे के पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। डन। 10(2) ये स्कीम जो हमारे पास अवेलेबल है इट इज अगेन फ्रेंड्स एब्सोल्युटली ऑप्शनल स्कीम। टर्नओवर हमको चेक करना है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, अप टू 50 lakhs तक होगा, तो मेरे पास करंट ईयर में 50 lakhs तक ये स्कीम फॉलो करने का ऑप्शन अवेलेबल रहने वाला है फ्रेंड्स। जो भी मेरा एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स होगा it would be CGST 3%, SGST 3% on first applies of goods or services up to aggregate turnover of 50 lakhs। वापस एक बार फ्रेंड्स यहाँ पे आप चेक करो, words used are not taxable, words used are what friends, aggregate turnover of rupees 50 lakhs in what friends, any financial year। मतलब यहाँ पे वापस एक बार turnover वर्ड को इस्तेमाल किया, उसमें exempt हो तो भी, उसमें taxable हो तो भी। किसके जैसा हुआ, मैन्युफैक्चरर जैसा हुआ कि ट्रेडर जैसा हुआ, मैन्युफैक्चरर रेस्टोरेंट जैसा हुआ कि ट्रेडर जैसा हुआ, एब्सोल्युटली मैन्युफैक्चरर रेस्टोरेंट जैसा हुआ। जहां पे वर्ड कौन सा इस्तेमाल किया गया, टर्नओवर इन दिस स्टेट, पता चला एग्जैक्टली। चलो फ्रेंड्स कुछ कंडीशंस हैं, सारी सिमिलर कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी, कोई चेंज नहीं है फ्रेंड्स। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने थे वो हमने 1.2
पॉइंट 3 पॉइंट डिस्कस कर लिया, बाकी फ्रेंड्स पूरा सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं। जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, सप्लाईज आर मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन हु, देखो मैंने आपको बताया था कॉमन फीचर्स में रजिस्ट्रेशन बिकम्स व्हाट फ्रेंड्स, कंपल्सरी। जो फीचर्स हमने आगे डिस्कस किए थे, कॉमन पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो फीचर्स आगे डिस्कस किए थे पॉइंट नंबर 4 में, वो यहाँ पे सेम टू सेम रहेंगे। कौन से फीचर्स थे, आओ जरा एक फास्टेस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं फ्रेंड्स, आपको पता चले फीचर्स कौन से थे। चलो फीचर्स ये रहे फ्रेंड्स हमारे, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है सेक्शन 24 के हिसाब से, आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर हम जीएसटी कलेक्ट करने वाले नहीं है, इनवर्ड सप्लाई के ऊपर जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा, आरसीएम होगा तो भी उसके ऊपर जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा, लेटर से उसकी आईटीसी मिलने वाली नहीं है, जो भी इनवर्ड के ऊपर अपने टैक्सेस का पेमेंट किया होगा उसकी आईटीसी अवेलेबल होने वाली नहीं है, जो भी मैंने आउटवर्ड सप्लाई किया उसका एक सर्टेन परसेंटेज 15% यहाँ पे 6% हमको गवर्नमेंट को पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी। जो डॉक्यूमेंट हम इश्यू करेंगे वो कौन सा होने वाला है, बिल ऑफ सप्लाई। एंड जो भी हमको ये पेमेंट करना है गवर्नमेंट को, वो कंपलसरी कैश लेजर को यूज करके हमको पेमेंट करना है। वी कैन नॉट यूज व्हाट फ्रेंड्स, क्रेडिट लेजर, आईटीसी लेजर हम यूज कर पाएंगे नहीं। ये जो भी कॉमन पॉइंट्स है वो सेम टू सेम वापस एक बार यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे अंडर 10 सबसेक्शन 2 कैपिटल है ऑल्सो। बोलो क्लियर, डन। तो ये हमारे कॉमन पॉइंट्स कॉमन रहेंगे जो हमने फीचर्स यहाँ पे डिस्कस किए वो फ्रेंड्स। चलो अभी आगे एक पॉइंट हमने डिस्कस किया विच वाज इन रिलेशन टू पान, पॉइंट नंबर 11 फ्रेंड्स। पान वाला एग्जांपल याद करो, ये वाला फ्रेंड्स अभी आज डिस्कस किया थोड़े मिनट्स पहले। गुजरात में मैंने कॉम्पो फॉलो किया, गोवा में रेगुलर फॉलो करना चाहता हूं, महाराष्ट्र में कॉम्पो फॉलो करना चाहता हूं, राजस्थान में रेगुलर फॉलो करना। लॉ कहता है इट इज नॉट गार्डन ऑफ योर फादर इन लॉ, खूब बड़े से ओके। तो यहाँ पे एक स्टेट में कॉम्पो फॉलो किया तो सारे स्टेट्स में कॉम्पो फॉलो करना पड़ेगा। एक भी जगह पे नॉर्मल फॉलो किया तो दैट विल मेक यू इनएलिजिबल इन एंटायर स्टेट, सारे स्टेट्स में, इन ऑल दी स्टेट यू विल बी व्हाट, इनएलिजिबल फॉर ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। बोलो क्लियर है। तो वो पान वाला जो भी पॉइंट है वापस एक बार सेम टू सेम है, आईसीआई का फेवरेट पॉइंट है, ध्यान में रखना फ्रेंड्स। एंड डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर वापस एक बार ये रिमेन सेम टू सेम, जिसमें हम एग्जाम को भी इंक्लूड करेंगे, एक्सपोर्ट्स को भी इंक्लूड करेंगे, टैक्सेबल सप्लाई को भी इंक्लूड करेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई बिटवीन पर्सन हैविंग सेम पान, ये सारा डेफिनेशन सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देने का फ्रेंड्स। डन। तो फीचर्स सेम टू सेम, पान वाला सेम टू सेम, एग्रीगेट डेफिनेशन भी सेम टू सेम। आगे चेक करो, कंडीशन भी आपको सेम टू सेम लगेगी फ्रेंड्स। सप्लाईज आर मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, जो आगे हमने डिस्कस किया। Not engaged in making any supplies which is not liable to tax under the said act under composition scheme. Restriction is only on supply of goods and goods not liable to tax fund. जो कंडीशन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते होने चाहिए नहीं, जो आगे भी हमने डिस्कस किया था, यू आर नॉट एलिजिबल टू मेक नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। फ्रेंड्स आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते होने चाहिए नहीं फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। फ्रेंड्स याद करो आगे 10(2) में क्या लिखा था कि नॉन टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई आप नहीं कर सकते। फ्रेंड्स ये क्या कहता है पता है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर ही नहीं सकते, मतलब वो गुड्स हो के सर्विस हो उससे हमको फर्क पड़ता नहीं है। फ्रेंड्स देखो, नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर द सेड एक्ट, मतलब नॉन टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर ही रिस्ट्रिक्शन है, वो गुड्स हो के सर्विस हो उससे हमको फर्क पड़ता नहीं। आपने बड़ा सर ऑनलाइन भी लिखी है वो तो पढ़ो जरा देखो, अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, मतलब ये जो बात हो रही है वो आगे की बात हो रही है, विच इज अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में जो एलिजिबिलिटी है उनकी बात है फ्रेंड्स। ओके, तो ये लाइन आप निकाल दो कंफ्यूजन दूर करने के लिए तो भी चलेगा फ्रेंड्स। डन, इसको रिमूव ही कर दो सो दिक्कत ना है फ्रेंड्स आपको। ओके, इसको एरो से भी मैं रिमूव कर देता हूं फ्रेंड्स। सिंपल वर्ड्स में आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज आप कर सकते नहीं हो, जो करेंगे तो दैट विल मेक यू इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट फ्रेंड्स, कॉम्पोजिशन स्कीम। डन है। आगे आपने चेक किया तो खाली वहां पे लिखा था नॉन टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई नहीं कर सकते, आप ये 10(2) में तो क्या लिखा है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर सकते नहीं हो फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली। नंबर बी आप चेक करो, नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज। सिंपल वर्ड्स में आगे क्या था फ्रेंड्स याद करो, इंटरस्टेट गुड्स का सप्लाई नहीं हो सकता, यहां पे मना कर दिया, ना इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स ना इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कुछ नहीं हो सकता, स्टोरी वहां पे खत्म हो जाएगी। बोल एकदम मजबूत, एकदम क्लियर। आगे चेक करो फ्रेंड्स, आगे की सिमिलरिटी आपको लगेगी, सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52, मतलब इको के थ्रू आप सप्लाई करेंगे, जिसको टीसीएस कलेक्ट, मतलब जिसको टीसीएस की रिक्वायरमेंट है, जिसको टैक्स कलेक्शन करने की रिक्वायरमेंट है, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। आगे के सेम टू सेम पॉइंट्स है। एंड लास्ट आप चेक करो, सप्लायर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, जो नोटिफाइड गुड्स है वही 4 फ्रेंड्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आगे 3-4 बार जिसका हमने कर लिया है, विच इज आइसक्रीम, एरिटेड वाटर्स, बाद में बोलो क्या आएगा, पान मसाला एंड टोबैको, तो इसका लेटर से सप्लाई कर सकते हैं नहीं हो। आगे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर उसका रिस्ट्रिक्शन था, यहाँ पे सप्लाई के ऊपर उसका यहाँ पे उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आने वाला है फ्रेंड्स। एंड जो सीटीपी एनआरटीपी होगा वो भी ये स्कीम के लिए अप्लाई कर पाएंगे नहीं, विच इज 10 सबसेक्शन 2 कैपिटल ए फ्रेंड्स। फुल क्लियर से एकदम मजबूत। चलो वापस एक बार देख लेते हैं,
पांच यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस, पांच यहाँ पे कंडीशंस। फर्स्ट, नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर सकते नहीं हो, इंटरस्टेट सप्लाई कर सकते नहीं हो। आगे क्या था, नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर सकते, मतलब नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर सकते, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर सकते। यहाँ पे मना कर दिया, नॉन टैक्सेबल सप्लाई अलाउड नहीं है, यहाँ पे आपका इंटरस्टेट सप्लाई अलाउड नहीं है। देन थर्ड, आप चाहे पे चेक करो, इको के थ्रू सप्लाई कर रहे होंगे जिसके ऊपर टीसीएस की रिक्वायरमेंट है, वो आपको इनएलिजिबल बना देगा फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। नोटिफाइड गुड्स के आप सप्लायर हो, इट विल मेक यू इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। एनसीटीपी एनआरडीपी वापस एक बार इनएलिजिबल हो जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। डन है। तो जो कॉमन पॉइंट आपको यहाँ पे, सॉरी, जो अनकॉमन पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है वो फ्रेंड्स, एक लिमिट आपको ध्यान में रखनी है एग्जाम पर्सपेक्टिव, एंड आपको रेट ध्यान में रखने हैं वापस एक बार एग्जाम पर्सपेक्टिव फ्रेंड्स। डन। तो जिसका भी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का इफ इट इज अप टू 50 लाख वो करंट में एलिजिबल हो जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। खास सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ये स्कीम बनी है फ्रेंड्स। जो आगे रिस्ट्रिक्शन था सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर, वो सर्विस प्रोवाइडर को यहाँ पे एलिजिबल बना दिया फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। 50 लाख तक करंट ईयर में ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। 6% प्रेम से गवर्नमेंट को पे कर देने का। 5 रिस्ट्रिक्शन है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, इको के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकते, नोटिफाइड गुड्स का सप्लाई नहीं कर सकते, सीटीपी एनआरडीपी यहाँ पे स्कीम का बेनिफिट क्लेम कर पाएंगे नहीं। बोलो मजबूत है, एकदम क्लियर। ये इंपॉर्टेंट नोट है फ्रेंड्स, रियली इंपॉर्टेंट है, बट वो हम डिस्कशन करना स्टार्ट करें उसके पहले फ्यू क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे ऑन फ्रेंड्स कंपोजिशन स्कीम। अब तक जो भी हमारा डिस्कशन था इट वाज एंटायर इन डेप्थ प्रोविजंस जो हमने डिस्कस किए, थोड़े एग्जांपल्स लेके, ओरली के रिटन एग्जांपल्स, बट एग्जाम में एग्जैक्टली कैसे पूछेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसकी प्रैक्टिस करनी बनती है फ्रेंड्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली आपके लिए, एकदम ध्यान से फ्रेंड्स। ओके, लगभग 10+ क्वेश्चन से 11 आसपास के क्वेश्चन है जिसको हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। इस कंटेंट के ऊपर एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस करना, बिकॉज इससे पता चलेगा फ्रेंड्स आपको कितना चकाचक आपका कंटेंट रेडी हुआ है फ्रेंड्स। जो भी पेंडिंग पोर्शन है उसको हम डेफिनेटली कंसीडर करेंगे, बट पहले क्वेश्चंस के ऊपर आज का फोकस बनता है फ्रेंड्स। अब जरा चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Examine whether the suppliers are eligible for composition scheme in the following independent cases। मतलब सिंपली हमको क्या डिटरमाइन करना है फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन स्कीम। डन। चलो नंबर ए चेक करो, ए बी सी डी 4 सिचुएशंस है जिसमें हमको एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करनी है फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। अब जरा चेक करते हैं नंबर 1। मेसर्स देवलोक, a registered dealer, is dealing in intrastate trading of electronic appliances in Jaipur, Rajasthan। ओके, तो वो इंट्रास्टेट सप्लाई करता है। देखो रजिस्टर्ड है, इंट्रास्टेट सप्लाई करता है, इंटर करता है, इनएलिजिबल हो जाता। ओके, इट हैज टर्नओवर ऑफ 130 लाख, मतलब 1.3 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। In current financial year, it has also started providing repairs services of electronic appliances। Electronic appliances तो वो सप्लाई करता ही करता है, उसके साथ उसने repairs services भी प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। तो मुझे बताओ फ्रेंड्स, वो एलिजिबल है कि नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। एक छोटी सी बात बता दो, ये जो भी हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, इट इज एंटायरली फ्रॉम आईसीआई मटेरियल। ओके, आइदर वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, आइदर वो आरटीपी होगा, एमटीपी हो, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पेपर होंगे। इन शॉर्ट कोई भी क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं बनाया हुआ है, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया बीच बीच में वो खुद से बनाए हुए क्वेश्चंस थे। ये एक्सक्लूसिवली आईसीआई मटेरियल में से लिए, जिससे आपको पता चले फ्रेंड्स कि आईसीआई क्या हमसे एक्सपेक्ट करती है फ्रेंड्स। डन। चलो फ्रेंड्स, पहले हम तो चेक करेंगे राजस्थान है। राजस्थान का मतलब लिमिट कितनी एप्लीकेबल, इट इज नॉट अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, तो लिमिट कितनी एप्लीकेबल होगी, इट वुड बी 1.5 करोड़। तो फर्स्ट हमारा आंसर तो ये आएगा कि इट इज, मतलब ये जो देवलोक है, मैसेज देवलोक है, इट इज फ्रेंड्स एलिजिबल फॉर व्हाट फ्रेंड्स, कंपोजिशन स्कीम, बिकॉज based upon turnover in preceding financial year it is up to 1.5 crore। so current year में 1.5 करोड़ तक वो उनके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग कंपोजिशन स्कीम। डन है, इतना क्लियर फ्रेंड्स। डन। अभी आप यहाँ पे चेक करो, इट इज आल्सो स्टार्टेड प्रोवाइडिंग रिपेयरिंग सर्विसेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। बोलो सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी शुरू कर दी, तो उन्होंने अलाउ किया है कि आप मार्जिनल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, अनलिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड नहीं। बीइंग ट्रेडर यू कैन प्रोवाइड सम मार्जिनल सर्विसेज। और व्हाट अमाउंट ऑफ मार्जिनल सर्विस यू मे प्रोवाइड, इट इज फ्रेंड्स, जो मार्जिनल सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो वो कितनी है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन डेप्थ। जो आप यहाँ पे चेक करो, इट इज फ्रेंड्स 10% ऑफ टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। रिलेटिव एंड स्टेट ऑफ अमाउंट ही लिखते तो पता चल जाएगा। 10% ऑफ टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब 130 करोड़ का, सॉरी 1.3 करोड़, मतलब 130 लाख का टर्नओवर हमारा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कितना आएगा, इट वुड बी 13 लाख ऑफ रुपीज। 10% ऑफ टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब 13 लाख ऑफ रुपीज। उसको कंपेयर करेंगे 5 लाख के साथ, बोलो क्या करेंगे, व्हिचएवर इज हायर। और व्हाट सीम्स टू बी हायर, ऑब्वियसली 13 लाख सीम्स टू बी हायर। तो फ्रेंड्स आप 13 लाख तक सर्विसेज का सप्लाई करेंगे।
आप 13 लाख सर्विसेज का सप्लाई करेंगे तो चलेगा, वहां तक चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। डन है, तो पॉइंट नंबर का आंसर आएगा वो एलिजिबल है फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम, और वो 13 लाख के ऊपर सर्विसेज का सप्लाई नहीं कर सकता। जो करता है तो दैट विल मेक हिम इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम, उसको इमीडिएटली शिफ्ट ऑन हो जाना पड़ेगा ऑन टू रेगुलर पेमेंट स्कीम। बोलो मजबूत, कैसे क्वेश्चन पूछे पता चल गया फ्रेंड्स। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर बी, मैसर्स नारायण एंड सन्स अ रजिस्टर्ड डीलर, रजिस्टर्ड है कॉम्पो स्कीम के लिए, कंपलसरी है, इज रनिंग, मतलब बैठ जा, थक जाएगा, दौड़ रहा है, रनिंग रनिंग रनिंग, जस्ट यू मे वॉक। ओके, खाना खजाना रेस्टोरेंट नियर सिटी पैलेस इन जयपुर। ओके, जयपुर में कुछ खाना खजाना रेस्टोरेंट वो चला रहा है। इट हैज टर्नओवर ऑफ 140 lakhs इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उसका लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है जिसकी डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है, इट इज फ्रेंड्स 140 lakhs ऑफ रुपीस। बोलो वापस एक बार, वो बन जाएगा एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। ओके, सेक्शन 10(1) के हिसाब से इट विल बी एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझना है, इन करंट फाइनेंशियल ईयर इट हैज आल्सो स्टार्टेड डीलिंग इन इंट्रास्टेट ट्रेडिंग ऑफ बिवरेजेस इन जयपुर। तो उससे हमको आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ट्रेडिंग करना शुरू करता है ऑफ बिवरेजेस, तो दैट विल नॉट मेक हिम इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। इनएलिजिबिलिटी किसको है फ्रेंड्स? इंटरस्टेट सप्लाई गुड्स का करेंगे, नॉन टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई करेंगे, सीटीपी है, एनआरटीपी है, ये नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये सारी इनएलिजिबिलिटी है। ऐसी कोई इनएलिजिबिलिटी है ही नहीं कि रेस्टोरेंट वाले बिवरेजेस में डील करना स्टार्ट करेंगे, दैट विल मेक हिम इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। इट इज एब्सोल्युटली नॉट लाइक दैट। वो रेस्टोरेंट के साथ वो लेट अस से ट्रेडिंग शुरू कर ही सकते हैं ऑफ बिवरेजेस, तो उनकी एलिजिबिलिटी मेंटेन ही रहेगी इन द पर्टिकुलर करंट फाइनेंशियल ईयर आल्सो। तो नंबर 1 वो फ्रेंड्स एलिजिबल है फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। एंड नंबर 2, बिवरेजेस का ट्रेडिंग वो लोग शुरू करते हैं तो उनकी एलिजिबिलिटी के ऊपर उसका कोई इंपैक्ट आने वाला नहीं है फ्रेंड्स। वो बिवरेजेस का ट्रेडिंग भी एलिजिबल ही है फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट फ्रेंड्स? कंपोजिशन स्कीम। बोलो फाउ से, ऐसी कोई इनएलिजिबिलिटी है ही नहीं कि वो रेस्टोरेंट वाले बिवरेजेस का ट्रेडिंग ना कर सके। क्लियर से? डन। आगे का क्वेश्चन चेक करो, नंबर सी, मैसर्स इंदिरा एंड ब्रदर्स अ रजिस्टर्ड डीलर, वापस एक बार रजिस्टर्ड है, कंपलसरी है। ओके, इज प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट सर्विसेज इन उत्तराखंड। ओके, इट हैज टर्नओवर ऑफ 70 lakhs इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। उनका लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना है फ्रेंड्स? इट इज 70 lakhs ऑफ रुपीस। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया उत्तराखंड, मतलब कौन सा? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। लिमिट कितनी एप्लीकेबल होगी? 75 lakhs, जिसके सामने टर्नओवर कितना है? 70 lakhs। एंड रेस्टोरेंट के लिए 75 lakhs की लिमिट यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। ओके, इट हैज स्टार्टेड प्रोवाइडिंग इंट्रास्टेट इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज। ओ बाप रे बाप, इंट्रास्टेट इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस उन्होंने शुरू कर दी इन करंट फाइनेंशियल ईयर एंड डिसकंटिन्यूड रेंडरिंग रेस्टोरेंट सर्विसेज। फ्रॉम रेस्टोरेंट सर्विस उसने बंद कर दी एंड करंट फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने क्या शुरू कर दिया? इट इज फ्रेंड्स इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज। अब ये फ्रेंड्स आप जब इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज की बात करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेबल सेक्शन कौन सी होगी? 10 सबसेक्शन 2 है। खबर पड़े छे? वो जो मार्जिनल सर्विस वाली लिमिट है ना, वो तो आपकी मेन सर्विस के साथ कनेक्टेड सर्विस है। यू आर गेट, आप समझ रहे हो फ्रेंड्स जो मैं कह रहा हूं फ्रेंड्स? मैन्युफैक्चरर कोई कनेक्टेड सर्विसेज प्रोवाइड करे, ट्रेडर कोई कनेक्टेड सर्विसेज प्रोवाइड करे, रेस्टोरेंट कैटरिंग कोई कनेक्टेड सर्विसेज प्रोवाइड करे, तो आपको मार्जिनल सर्विस वाली लिमिट एप्लीकेबल होगी। तो हमने डिस्कस की टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 10% ऑफ रुपीस फाइल क्या करेंगे? व्हिचएवर इज हायर। बट फ्रेंड्स यहाँ पे आपका इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस इज अ मेन सर्विस एंड रेस्टोरेंट सर्विस आपने डिसकंटिन्यू कर दी। तो फ्रेंड्स जो आपको इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो तो 10 सबसेक्शन 2 कैपिटल अट्रैक्ट होता है, जिसमें क्या डिस्कस किया था फ्रेंड्स हमने? टर्नओवर should be what? बोलो टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मस्ट बी अप टू 50 lakhs। खबर पड़े छे? एलिजिबिलिटी के लिए टर्नओवर शुड बी अप टू रुपीस 50 lakhs इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो आपकी एलिजिबिलिटी होगी यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम के लिए। एंड वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हो के नॉर्मल स्टेट और लिमिट विल बी ऑलवेज बी व्हाट फ्रेंड्स? रुपीस 50 लाख। पर यहाँ पे आपका टर्नओवर कितना था? 70 lakhs। तो एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 कैपिटल है, यू विल बी फ्रेंड्स इनएलिजिबल फॉर व्हाट फ्रेंड्स? कंपोजिशन स्कीम। बोलो फाउ से एग्जैक्टली कवर पड़ी? पाक्को ना? रेस्टोरेंट सर्विस आपने डिसकंटिन्यू कर दी, आपने अदर सर्विसेज शुरू की, अदर सर्विसेज के लिए 10(2)A एप्लीकेबल होगा। 10(2) के केस में आपको चेक करना है टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल 50 lakhs तक का होना चाहिए, यहाँ पे 70 lakhs ऑफ रुपीस है, तो दिस मेक्स यू इनएलिजिबल फॉर व्हाट फ्रेंड्स? कंपोजिशन स्कीम। खबर पड़ी एग्जैक्टली? चलो नंबर 4 लास्ट, मिस्टर हिम नरेश रजिस्टर्ड डीलर, वापस एक बार रजिस्टर्ड है, इज एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडिंग इंट्रास्टेट आर्किटेक्ट सर्विसेज इन उत्तराखंड। इट हैज टर्नओवर ऑफ रुपीस 40 lakhs इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बोलो कितना सिंपल फ्रेंड्स। वापस एक बार उत्तराखंड की बात हो रही है, तो उत्तराखंड में लिमिट कितनी एप्लीकेबल होगी? ये तो सर्विस की बात है ना फ्रेंड्स। देखो इंट्रास्टेट आर्किटेक्ट सर्विसेज है, तो फ्रेंड्स एज पर 10 सबसेक्शन 2 कैपिटल है, वापस एक बार आप बन जाएंगे एलिजिबल फॉर व्हाट फ्रेंड्स? कंपोजिशन स्कीम इन करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू टर्नओवर ऑफ रुपीस 50 lakhs। 50 लाख तक आप एलिजिबल हो फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम।
डन। तो ये 40 लाख आपका जो टर्नओवर था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, इट इज अप टू 50 लाख, सो यू आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। आई थिंक सिंपल था, मजबूत पक्कू। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट चेक करो, क्वेश्चन नंबर 2। Sublakshmi Foods is engaged in supplying restaurant services in Maharashtra। रेस्टोरेंट की बात है, महाराष्ट्र है। ओके, दो चीज क्यों इंपॉर्टेंट हो गई, रेस्टोरेंट है, महाराष्ट्र है। रेस्टोरेंट मतलब 10(1) एप्लीकेबल होगा, 10(2) एप्लीकेबल नहीं होगा, 10(1) एप्लीकेबल होगा। महाराष्ट्र का मतलब 1.5 करोड़। इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इट हैज टर्नओवर ऑफ 140 लाख। हाँ एग्जैक्ट 10 लाख के ही मार्जिन से बच गए वो लोग फ्रॉम रेस्टोरेंट सर्विसेज, मतलब वो आई थिंक एलिजिबल है फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। तो यहाँ पे मेंशन करना स्टार्ट कर देते हैं, एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इन करंट ईयर, दे आर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इन करंट ईयर फ्रेंड्स। ओके चलो लाइफ में आगे बढ़ते हैं। यू आपका नाम है, तो अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो, are required to advise Sublakshmi Food whether it is eligible for composition scheme under subsection 1 and 2 of section 10. Definitely subsection 1 2 के हिसाब से they are eligible for the purpose of composition scheme because turnover in preceding financial year is up to 1.5 crore. Okay, in current year, assuming that in current financial year his turnover is expected to be 130 lakhs from supply of restaurant services and 10 lakhs from supply of farm labor in the said state. मतलब इन शॉर्ट आप उनका टोटल चेक करो तो नंबर 2 रेस्टोरेंट सर्विसेज से वो कितना प्रोवाइड करने वाले हैं, अराउंड उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इट इज 130 लाख ऑफ रुपीज। तो 130 लाख तक वो एलिजिबल है फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। बट उनको कुछ फार्म लेबरर्स की सर्विसेज भी प्रोवाइड किया, और फ्रेंड्स फार्म लेबरर हमको पता है वो तो कैसे है, एग्जैक्ट फार्म लेबरर्स, तो एग्जम्प्ट है। तो पहले नंबर 1 एग्जम्प्ट सप्लाई आप करेंगे तो वो वैलिड है, वो आपको इनएलिजिबल तो नहीं बना देंगे ना, ना आपको इनएलिजिबल नहीं बनाएंगे। आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई गुड्स का करते हो तो ये सेक्शन 10 है, खबर पड़े फ्रेंड्स, ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 है। जो आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई गुड्स का करते हो, इंटरस्टेट सप्लाई गुड्स का करते हो, तो आपको इनएलिजिबल बनाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। फ्रेंड्स यहाँ पे आपने फार्म लेबर प्रोवाइड किया जो तो एक एग्जम्प्ट सर्विस है, तो वो आपको इनएलिजिबल बनाने वाले नहीं है। बट फ्रेंड्स ये अदर मार्जिनल सर्विसेज हो गई, आप समझ रहे हो, आपकी मेन सर्विस रेस्टोरेंट है तो ये फार्म लेबर क्या हो गया, अदर मार्जिनल सर्विसेज। तो फ्रेंड्स वो एक लिमिट के साथ होनी चाहिए, वो लिमिट के बियॉन्ड जा सकती नहीं है। फ्रेंड्स लिमिट कितनी है जो हमको पता ही है, पहले ये एक्सपेक्टेशन कितना है उसका 10 लाख है फ्रेंड्स। तो एक बार जरा लिमिट चेक कर लेते हैं, व्हाट वुड बी द लिमिट ऑफ अदर मार्जिनल सर्विसेज। फ्रेंड्स मार्जिनल सर्विसेज की लिमिट यहाँ पे कितनी एप्लीकेबल होगी वो जरा एक बार चेक कर लेते हैं। बोलो लिमिट कितनी है, नंबर ए आपका जो भी टर्नओवर होगा इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर उसका 10%, मतलब आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में कितना है फ्रेंड्स 140 लाख, तो यहाँ पे आंसर आएगा 14 लाख ऑफ रुपीज। उसको कंपेयर करेंगे 5 लाख के साथ, बोलो फाइनली क्या करेंगे, विच एवर इज हायर। तो मतलब 14 लाख तक आप मार्जिनल सर्विस अदर प्रोवाइड करो तो हमको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। डन। तो आपका 10 लाख तक एक्सपेक्टेशन हो तो कोई चिंता नहीं, फार्म लेबर सर्विसेज आप प्रोवाइड करो, दैट विल नॉट मेक यू इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। डन। Further, it also expects to earn bank interest of rupees 20 lakh from the fixed deposit. Friends, ये जो भी इंटरेस्ट हमको रिसीव होगा वो तो हमको इग्नोर करना है, खबर पड़े से ये जो भी 20 lakhs का इंटरेस्ट है that we need to ignore for computing these limits. Okay. Also compute estimated tax payable by Sublakshmi Foods in the current financial year. तो उसका estimated tax liability कितना आएगा वो भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। Okay, it is estimated tax liability that we need to calculate. फ्रेंड्स देखो कितना एस्टिमेटेड टैक्स आएगा जरा मुझे बता दो। 130 लाख उसकी रेस्टोरेंट की सर्विसेज है एंड तो उसको 5% एप्लीकेबल होगा एंड 10 वो एग्जम्प्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला है फ्रेंड्स। ओके, तो मुझे बता दो अभी ये 130 लाख में मुझे 10 लाख ऐड करने पड़ेंगे कि नहीं ऐड करने पड़ेंगे, बोलो। 5% किसके ऊपर है फ्रेंड्स, 5% इज ऑन दी टर्नओवर इन दिस स्टेट, बोलो वहां पे टैक्सेबल वर्ड को इस्तेमाल किया है। बेस्ट क्वेश्चन, पता चला फ्रेंड्स जो 5% है वो किसका 5% आपको करना है, इट इज टर्नओवर इन दिस स्टेट। व्हाट इज टर्नओवर इन दिस स्टेट, टैक्सेबल के एग्जाम, अरे બધું इंक्लूड कर देवानु, याद आवे છે फ्रेंड्स आपको। जो ट्रेडर होता है तो खाली टैक्सेबल की बात आती, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ट्रेडर होता तो खाली टैक्सेबल की बात आती, पर यहाँ पे तो फ्रेंड्स यहाँ पे कॉम्पोजिशन मतलब ये तो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट वाला है, मतलब उसका जो भी टर्नओवर होगा उसमें तो टैक्सेबल एग्जाम सारा बजा करके टोटल करना पड़ेगा हमको। इट इज 130 एज वेल एज 10 लाख। भले फार्म लेबर आपने प्रोवाइड किया वो एग्जम्प्ट हो, एग्रीकल्चर कैटेगरी में आता है फ्रेंड्स हमारे एग्जाम्पशन चैप्टर में, भले वो एग्जम्प्ट हो, पर यहाँ पे तो आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कर देंगे 130 प्लस 10 विच इज 140 लाख का 5% विच कम्स टू व्हाट फ्रेंड्स 7 lakhs of rupees। ये आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी आने वाली है। आई थिंक खबर पड़ी फ्रेंड्स एक्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। फ्रेंड्स आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर था 140 लाख, तो आप बन गए एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम।
130 लाख आपका करंट में एस्टिमेशन है। रेस्टोरेंट सर्विसेज का 10 लाख आप अदर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अदर सर्विसेज की लिमिट है, मार्जिनल सर्विस आप कहां तक प्रोवाइड कर सकते हो? इट इज फ्रेंड्स 10% ऑफ टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। हमारे एग्जांपल में इट वाज 140 लाख, तो 40 लाख और 5 लाख व्हिच एवर इज हायर, सो आंसर आएगा फ्रेंड्स 14 लाख ऑफ रुपीस। यहां पे आपका एस्टिमेशन खाली 10 लाख रुपए है, सो आप चिंता नहीं है, आप कर सकते हो 10 लाख तक, हमको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है फ्रेंड्स। तो एस्टिमेटेड 130 लाख प्लस 10 लाख 140 लाख का आप जो भी सप्लाई करने वाले हो उसके ऊपर 5% आपकी एस्टिमेटेड लायबिलिटी आएगी, विच कम्स टू 7 लाख ऑफ रुपीस फ्रेंड्स। ओके, 140 लाख का 5% इट वुड बी वापस एक बार 7 लाख ऑफ रुपीस, एंड ये 5% टर्नओवर इन दिस स्टेट के ऊपर है, टैक्सेबल नहीं फ्रेंड्स। एग्जाम भी इंक्लूड करना पड़ेगा, टैक्सेबल भी इंक्लूड करना पड़ेगा। सो ये टोटल वुड बी व्हाट फ्रेंड्स, 130 प्लस 10 टोटल मिलकर हमारा कितना आएगा, 5% उसका करेंगे तो 7 लाख ऑफ रुपीस। बोलो क्लियर? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो हमने फ्रेंड्स अब तक का सॉल्व किया फ्रेंड्स। ओके, हाउ से डन? चलो फ्रेंड्स क्वेश्चंस में आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 हम बाद में डिस्कस करेंगे, जिसको हम पहले यहाँ पे हमको डिस्कस करना पड़ेगा ये पॉइंट, मतलब इसके डिस्कशन के बाद वो हम प्रॉपरली डिस्कस कर पाएंगे फ्रेंड्स। देखो ये वाला इंपॉर्टेंट नोट जो डिस्कस करनी बाकी है उसके ऊपर का ये क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा वेट कर लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से फ्रेंड्स। मिस्टर प्रेम इज रनिंग, थक जाएगा, बैठ जा बेटा, बहुत दौड़ेगा थक जाएगा। रेस्टोरेंट इन न्यू दिल्ली, ओके, रेस्टोरेंट मतलब 1.5 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल होगी 10(1). In the preceding financial year, it has turnover of 120 lakhs from the restaurant services. तो बोलो वापस एक बार, करंट ईयर में क्या हो जाएगा? Eligible for what? Composition scheme based upon turnover in preceding financial year. Okay. In current financial year, apart from restaurant services, he also wants to provide food delivery services to other restaurants. रेस्टोरेंट सर्विस तो प्रोवाइड करना चाहता ही है, साथ में अदर सर्विसेज, मतलब बोलो कौन सी? मार्जिनल सर्विस वो प्रोवाइड करना चाहता है। मैक्सिमम क्वेश्चन देखो अमेंडमेंट है, मार्जिनल सर्विसेज के ऊपर का ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है फ्रेंड्स। ही एस्टिमेटेड द टर्नओवर ऑफ सच सर्विसेज अप टू ₹5 लाख। तो उसका जो अदर सर्विस जो फूड डिलीवरी है अदर रेस्टोरेंट्स को, वो एस्टिमेटेड 5 लाख रुपए है फ्रेंड्स। Mr. Prem wishes to opt for composition scheme under 10(1) and 10(2) of the particular section, मतलब subsection 1, subsection 2 of section 10 in current financial year। हाँ वो एलिजिबल है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। He is eligible for the purpose of what friends? Composition scheme. Okay. You are required to advise him for the same। हाँ एलिजिबल है, चिंता ना करो। फर्दर ऑल्सो एडवाइज द डॉक्यूमेंट्स टू बी इश्यूड। मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करें उसके पहले फ्रेंड्स ये 5 लाख जो अदर होने वाले हैं वो एक बार चेक कर ले। मार्जिनल सर्विसेज कितने तक वो प्रोवाइड कर सकता है फ्रेंड्स? 10% ऑफ टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। व्हाट इज दिस 10% ऑफ टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर? 120 लाख का 10% मतलब 12 लाख रुपीस हुआ फ्रेंड्स। यस, 12 लाख को कंपेयर करेंगे 5 लाख के साथ, बोलो क्या करेंगे फाइनली? व्हिचएवर इज हायर। बोलो व्हाट सीम्स टू बी हायर? आंसर इज फ्रेंड्स 12 लाख सीम्स टू बी हायर। तो 12 लाख तक वो मार्जिनल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो चलने वाला है। यहाँ पे खाली 5 लाख तक के सर्विसेज है, तो अगेन वो एलिजिबल ही रहेगा फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। ओके, तो हमने एडवाइस कर दी है कि वो एलिजिबल है फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। डन, आगे चेक करो। फर्दर ऑल्सो एडवाइस द डॉक्यूमेंट्स टू बी इश्यूड बाय हिम for billing the restaurant services, okay, as well as the food delivery services in case he opts for composition scheme। मतलब जो ये ऑप्ट करता है फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम, तो फ्रेंड्स बोलो डॉक्यूमेंट कौन सा इशू करेगा? बोलो टैक्स इनवॉइस होगा? ना 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 रे, टैक्स इनवॉइस नहीं होने वाला। बोलो डॉक्यूमेंट कौन सा होने वाला है? इट वुड बी फ्रेंड्स बिल ऑफ सप्लाई। बोलो सेक्शन कोड करनी हो तो सेक्शन 31 का रेफरेंस आएगा ना, चैप्टर देखा था टैक्स इनवॉइस, विच इज सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी। इसके हिसाब से वो जो डॉक्यूमेंट इशू करेगा वो क्या होने वाला है फ्रेंड्स? बिल ऑफ सप्लाई। बोलो क्लियर? आई थिंक टाइम पास क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट चेक करो। हीरालाल, मैसर्स हीरालाल एंड सन्स रजिस्टर्ड इन कर्नाटका। रजिस्टर्ड है, कर्नाटका है, मतलब 1.5 करोड़ की लिमिट जनरल सेंस में एप्लीकेबल हो सकती है फ्रेंड्स। has opted to avail benefit of composition scheme under subsection 1 and subsection 2 of section 10। मतलब उन्होंने ऑप्ट किया है composition scheme। ओके, it has furnished the following details for tax period ending 30th June 2000 something। मतलब करंट ईयर में उन्होंने ऑप्ट कर दिया है पर्टिकुलर स्कीम, एंड फ्रेंड्स करंट ईयर की टर्नओवर की डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है। ओके, टैक्सेबल टर्नओवर ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट 15 लाख ऑफ रुपीस, एंड फ्रेंड्स यहाँ पे चेक करो एग्जम्प्टेड टर्नओवर ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट ₹70 लाख, टोटल टर्नओवर इज ₹32 लाख। फ्रेंड्स एक यहाँ पे चेक करना पड़ेगा वो मैन्युफैक्चरर है कि ट्रेडर है, बिकॉज जो हमने आगे सेम टू सेम क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, आपको याद हो तो, जो हैंड रिटन क्वेश्चन था, जो फ्रेंड्स मैन्युफैक्चरर होगा तो 1% ऑफ द टर्नओवर है इन दिस स्टेट, मतलब जिसमें टैक्सेबल भी आ जाएगा एग्जाम भी आ जाएगा। बोलो सच्ची बात फ्रेंड्स। एंड पॉइंट नंबर 2, जो ट्रेडर होगा इट वुड बी खाली 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाई।
पता चला एग्जैक्टली फ्रेंड्स। उसका इंप्लीकेशन आईसीआई के क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे पता चल गया ना फ्रेंड्स आपको। जो मैन्युफैक्चरर होगा तो 1% टोटल टर्नओवर का होगा, मतलब टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्ट का होगा, एंड ट्रेडर होगा तो 1% वुड बी ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। दैट्स इट फ्रेंड्स, चेक करो। Using the above information, calculate tax to be paid by the firm for the tax period ended 30th June in the following independent situation। जो हमने सोचा वही पूछा फ्रेंड्स। क्वेश्चन देखो, हीरालाल सन्स क्या है? मैन्युफैक्चरर। हीरालाल सन्स क्या है फ्रेंड्स? ट्रेडर। चलो शुरू हो जाओ। जो वो मैन्युफैक्चरर है फ्रेंड्स, तो 1% वुड बी ऑफ व्हाट? 1% होगा ऑफ द टर्नओवर इन दिस स्टेट। क्यों स्टेट लिखा? बिकॉज इंटरस्टेट सप्लाई गुड्स का तो अलाउड ही नहीं है फ्रेंड्स, पता चला। तो फ्रेंड्स 1% ऑफ द टर्नओवर इन दिस स्टेट, जिसमें टैक्सेबल भी आ गया, साथ साथ में एग्जेम्प्ट भी आ गया। एग्जांपल याद है फ्रेंड्स हमारा? देखो ये वाला एग्जांपल था जो हमने हैंड रिटन किया था फ्रेंड्स, याद ही होगा फ्रेंड्स आपको, अब तो बहुत होशियार हो। देखो ये वाला केस 1 केस 2 टैक्सेबल है, एग्जाम्प्ट है, बाद में नॉन टैक्सेबल ऐड किया था। नॉन टैक्सेबल करेंगे तो आप इनएलिजिबल ही हो जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। डन। बट ये वाला एग्जांपल चेक करो फ्रेंड्स, स्मिथ एयर कंडीशन। ये देखो सेम टू सेम, आउटवर्ड सप्लाई आपका टैक्सेबल है एज वेल एज एग्जम्प्ट है। ओके, तो टैक्स लायबिलिटी किसके ऊपर का? 1% हम करेंगे। तो देखो मैन्युफैक्चरर होगा तो टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्ट का होगा, ट्रेडर होगा तो इट वुड बी जस्ट टैक्सेबल। बोलो क्लियर? हम करेंगे उसमें से एक मार्क का बार का पूछ ही नहीं सकते फ्रेंड्स। क्यों नहीं वैसा हो सकता? तो बस हम सब कुछ एक एक लाइन एक एक चीज को इन डेप्थ ही पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, तो कोई चिंता ही नहीं रहती हमारे मन में। ओके चलो फ्रेंड्स आओ हमारे क्वेश्चन के ऊपर वापस एक बार। जो मैन्युफैक्चरर है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इट वुड बी 1% ऑफ टोटल टर्नओवर, मतलब 1% किसका होगा फ्रेंड्स? 32 लाख रुपीज का होगा जो उसकी लायबिलिटी आएगी। एंड जो वो खाली ट्रेडर है, तो फ्रेंड्स सेकंड नंबर केस में इट वुड बी फ्रेंड्स 1% ऑफ व्हाट? इट वुड बी 1% ऑफ जस्ट टैक्सेबल सप्लाईज। ओके, तो 1% ऑफ टैक्सेबल कितना है फ्रेंड्स? 15 lakhs ऑफ रुपीज। और से 32 lakhs का 1% करना हो तो फ्रेंड्स इट वुड बी व्हाट? 32,000 ऑफ रुपीज। एंड यहाँ पे इट वुड बी फ्रेंड्स 15,000 ऑफ रुपीज। ये हमारी लायबिलिटी आएगी। जीएसटी कैश में पे करना पड़ेगा, आईटीसी लेजर आप इस्तेमाल कर सकते नहीं फ्रेंड्स। और से एकदम क्लियर? चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, MN लिमिटेड हैज टू रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन फ्रेंड्स। आईसीआई ऐसे क्वेश्चन के ऊपर फोकस करती है, आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन। MN लिमिटेड हैज टू रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ओके, its aggregate turnover during previous financial year for both the places of business was 62 lakhs। हरियाणा है, मतलब बोलो स्पेशल कैटेगरी स्टेट होगा कि नहीं होगा? बोलो हरियाणा हरियाणा हरियाणा, बोलो कोई जगह पे आता है फ्रेंड्स हमारा हरियाणा? ना, इट इज नॉर्मल कैटेगरी स्टेट, इट इज नॉट अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो लिमिट वुड बी 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ फ्रेंड्स। ओके, टर्नओवर कितना है उसका? 62 lakhs का उसका टर्नओवर है। ओके, इट wishes to opt composition levy under subsection 1 subsection 2 of section 10। हाँ एलिजिबल है, कोई चिंता नहीं है। टर्नओवर इज अप टू 1.5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन, फॉर वन प्लेस ऑफ बिजनेस इन द करंट ईयर and wants to continue with registration and pay taxes at normal rate for other place of business। पता चला? एक प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए वो क्या फॉलो करना चाहते हैं? कंपोजिशन स्कीम। सेकंड प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए वो क्या फॉलो करना चाहते हैं? रेगुलर पेमेंट स्कीम। बोलो फादर इन लॉ का गार्डन है? एब्सोल्युटली ना, ऐसा अलग हो सकता नहीं है कोई भी सिचुएशन में। दोनों जगह पे आइदर फॉलो करो कंपोजिशन, दोनों जगह पे आइदर फॉलो करो रेगुलर पेमेंट स्कीम। एक जगह पे रेगुलर, एक जगह पे कंपो, ऐसा ना चले फ्रेंड्स। क्लियर से एकदम डन। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट इज नंबर 7। ऑनेस्टली एक बात बताओ ना फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन मैंने उठाए हैं सीए फाइनल से, तो भी कितना आसान लगे फ्रेंड्स आपको? सीए फाइनल के क्वेश्चन इंटर में करेंगे, यस। तो सर फाइनल में क्या करेंगे? सीए बनने के बाद की बातें फाइनल में करेंगे फ्रेंड्स। तो सीए बनने के बाद क्या करेंगे? तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रिलेटिव पैसे की बारिश शुरू हो जाएगी फ्रेंड्स। डन। तो दिस वाज ऑफ सीए फाइनल। आईसीआई के मटेरियल के फाइनल लेवल से आपके लिए क्वेश्चंस उठाए, बिकॉज हम डेप्थ में ही पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, कभी चिंता ही ना रहे कि ये बाकी रह गए, कोई कुछ बाकी, एक्सक्लूसिवली सब कुछ चकाचक आता है फ्रेंड्स हमको। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन फ्रॉम सीए फाइनल। फाइनल के क्वेश्चन आसान लग रहे हैं फ्रेंड्स, बोलो हमको। तो इंटर के क्वेश्चन तो कैसे लगेंगे? शर्म आएगी। अब पूछे हम सॉल्व करेंगे, पता चलेगा फ्रेंड्स आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 3 अगेन फ्रॉम सीए फाइनल। तो डिस्कस करना भी बाकी है, बिकॉज इंपॉर्टेंट नोट डिस्कस करनी बाकी है। मैंने बताया था फ्रेंड्स आपको एक इंपॉर्टेंट नोट है जिसका डिस्कशन है वो भी करेंगे फ्रेंड्स, बाकी है। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है वो भी, ये वाला डिस्कशन फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट नोट वाला डिस्कशन बाकी है। उसके बेसिस के ऊपर वो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 होने वाला है फ्रेंड्स। डन। क्वेश्चन नंबर 4 वापस एक बार सीए फाइनल के मटेरियल में से उठाया हुआ, एक्सक्लूसिवली आईसीआई के मटेरियल में से आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन सीए फाइनल।
इंटर के क्वेश्चन सुन के तो शर्म आ जाएगी आपको, अरे बाप रे बाप, इतनी प्रिपरेशन करके इतना पूछते हैं वो लोग, ऐसा लगेगा फ्रेंड्स आपको। अगेन सी एफ फिनल, क्वेश्चन नंबर 6 सी एफ फिनल। क्वेश्चन नंबर 7 पूछे हुए हमारे इंस्टीट्यूट मटेरियल से, आओ जरा चेक करते हैं फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स एग्जम्प्टेड ऑन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये और कोई एग्जम्पशन कहा गया है फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर देंगे, बट एक गलती से एग्जम्पशन चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, इसको एज ऑफ नाउ इग्नोर कर देते हैं, बाद में सॉल्व कर देंगे, बड़ी बात नहीं है, तो सॉल्व करना है तो कर ही देते हैं, स्टोरी खत्म हो जाए फ्रेंड्स। चलो नंबर 1, तेजा एंड कंपनी अ टूर ऑपरेटर प्रोवाइड्स सर्विसेज टू अ फॉरेन टूरिस्ट फॉर टूर कंडक्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर, रिसीव सम ऑफ ₹3 lakhs। याद करो फ्रेंड्स, हमारा एग्जम्पशन क्या कहता है, टूर ऑपरेटर, एग्जम्पशन याद करो फ्रेंड्स, टूर ऑपरेटर इंडिया का होगा, टूरिस्ट जो होगा जिसको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, इट इज फॉरेन टूरिस्ट, इट इज फ्रेंड्स फॉरेन टूरिस्ट, जिसको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो टूरिस्ट कैसा है, फॉरेन टूरिस्ट। एंड टूर कंडक्ट कहां पे होने वाले पता है, इट इज होली आउटसाइड इंडिया, लोग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड को यूज करता है, इट इज फ्रेंड्स होली आउटसाइड इंडिया, मतलब वर्ड्स बहुत क्लियर है, टूर ऑपरेटर इंडिया का, टूरिस्ट फॉरेन होगा, टूर कंडक्टेड होली आउटसाइड इंडिया, तो जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं, इट इज एब्सोल्युटली एग्जाम्प्ट, नॉट सब्जेक्ट टू, नॉट लायबल फॉर जीएसटी। यहाँ पे चेक करो फ्रेंड्स, टूरिस्ट तो फॉरेन है बट टूर कहां पे होने वाली है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर इट इज नॉट आउटसाइड इंडिया, सो फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, इट वुड बी व्हाट फ्रेंड्स, यस जीएसटी, तो डेविएट हो गए, गलती से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स। चलो नंबर 2 चेक करो, मिस पूर्वा XST manager for Indian Sports League, okay, a recognized sports body for tennis tournament organized by multi-brand retail company and received a remuneration of rupees what friends, 2 lakhs। वापस एक बार याद करो फ्रेंड्स, हमारा एग्जाम्पशन क्या कहता है, नंबर 2, 5 लोग, प्लेयर, अंपायर, रेफरी, कोच, टीम मैनेजर, याद आवे छे फ्रेंड्स, प्लेयर, अंपायर, रेफरी, कोच, टीम मैनेजर, if they are participating in sporting event, if they are participating in sporting event which is organized by whom, which is organized by whom, a recognized sports body, if it is organized by recognized sports body, मतलब recognized sports body उनको पैसे देते हो, तब जाके it is absolutely exempt, उसके ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे चेक करो, मिस पूर्वा एक्सेस टीम मैनेजर ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स लीग विच इज अ recognized sports body for tennis tournament which is organized by whom, it is organized by multi brand retail company and received remuneration of ₹2 lakh। तो फ्रेंड्स यहाँ पे it is not organized by recognized sports body and therefore it will be what friends, yes GST। थोड़ा डेविएट हो गए, चलो कॉम्पोजिशन स्कीम के ऊपर वापस आते हैं फ्रेंड्स। देखो हमारे वहां पे क्या पूछा फ्रेंड्स, शर्म आएगी आपको, enumerate the person who are not eligible to opt for composition scheme under section 10(2) of CGST। एक थ्योरी पूछी 5 मार्क की, मतलब कौन कौन लोग एलिजिबल नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम, तो कितना आसान हो गया फ्रेंड्स। चलो 5 मार्क के लिए आपको लिखने पड़ेंगे, बोलो फर्स्ट क्या लिख के आएंगे फ्रेंड्स, कौन कौन एलिजिबल नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, बोलो फ्रेंड्स, CTP, NRTP एलिजिबल नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई गुड्स का करते हो, आप नॉन टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई करते हो तो आप नहीं हो एलिजिबल फॉर व्हाट फ्रेंड्स, कंपोजिशन स्कीम। खबर पड़ा जाए कितना आसान। नंबर 3 याद करो फ्रेंड्स, आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो गुड्स का, if you are making interstate supply of goods, so again you are what friends, ineligible for the purpose of composition scheme। CTP NRTP एलिजिबल नहीं हो फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम, नॉन टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई करते हो एलिजिबल नहीं हो फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम, इंटरस्टेट गुड्स का सप्लाई करते हो एलिजिबल नहीं हो फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। याद करो फ्रेंड्स, आप इको के थ्रू सप्लाई करते हो जिसको टैक्स कलेक्शन करने की रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 52 खबर पड़े जाए, तो इको मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हो जिसको टैक्स कलेक्शन की रिक्वायरमेंट है, यू आर इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो, याद आए फ्रेंड्स, आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो। नोटिफाइड गुड्स कौन से होंगे, हमको तो वो तो चकाचक याद रह गया है, आइसक्रीम, एरेटेड वाटर, पान मसाला, टोबैको, तो यू विल व्हाट अगेन इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट फ्रेंड्स, कंपोजिशन स्कीम। तो ये 5 पॉइंट हमको ध्यान में रखने हैं, ओके, कि आप इनएलिजिबल हो फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। ये पूछा था हमारी एग्जाम में, इंटरमीडिएट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो क्लियर है, डन। और एक क्वेश्चन जरा चेक करते हैं, हमारे इंटरमीडिएट में पूछा हुआ, जरा चेक करें 8 मार्क्स के लिए फ्रेंड्स। एक और क्वेश्चन है जो हमको यहाँ पे नंबर 7 में लेना था, पर वो आपको पेपर के थ्रू डायरेक्टली आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, वो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले नंबर 8 क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, नंबर 9 आना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इट शुड बी क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स। ओके, जरा एक बार चेक कर लेते हैं एकदम ध्यान से फ्रेंड्स। मिस्टर जफर ऑफ आसाम
प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 18-19, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर 19-20 है, हमको जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इट इज इन रिलेशन टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. ओके, you are required to find out aggregate turnover for the purpose of eligibility of the composition levy scheme and determine is eligible for composition scheme or not for financial year 19-20. तो पॉइंट नंबर 1 हमको aggregate turnover आइडेंटिफाई करना है एंड aggregate turnover के बाद हमको नक्की करना है कि उसकी एलिजिबिलिटी लाइफ में है कि नहीं है फ्रेंड्स. ओके, तो दो आंसर हमारे होंगे. फर्स्ट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा aggregate turnover in preceding financial year based upon information given to us, and second उसकी eligibility for composition scheme. It is friends eligibility for composition scheme in current financial year which is previous year which is our financial year 19-20 friends. डन. चलो, तो aggregate turnover में क्या क्या इंक्लूड होगा वो हमको पता ही है. ऑल आउटवर्ड सप्लाई जिसमें टैक्सेबल भी आ गया, एग्जेम्प्ट भी आ गया, जिसमें फ्रेंड्स एक्सपोर्ट्स भी आ गए, इंटरस्टेट सप्लाई बिटवीन द पर्सन हैविंग सेम पान भी आ गया, जीएसटी कंपोनेंट एक्सक्लूड करना है, एंड इनवर्ड सप्लाई जो भी आपका होगा ऑन विच टैक्सेस पेबल एज पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म उसको एक्सक्लूड करने की रिक्वायरमेंट है. चलो फर्स्ट आप चेक करो. वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज out of above 10 lakhs was in course of interstate transaction. हो इंक्लूड तो करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, बिकॉज सारे आउटवर्ड सप्लाई को इंक्लूड करना पड़ेगा. तो एग्रीगेट टर्नओवर में 50 lakhs का इंक्लूजन आएगा. वैल्यू ऑफ एग्जैम्प्ट सप्लाई व्हिच इंक्लूड्स 30 lakhs रिसीव्ड एज इंटरेस्ट. ना इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करना है, खबर पड़े जाए, इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करना है. तो इसमें से फ्रेंड्स हम डिवाइड करेंगे. 40 lakhs का इंक्लूजन आएगा बट 30 lakhs का इंक्लूजन आने वाला नहीं है, तो ये 40 lakhs विल बी इंक्लूडेड. तो 50 प्लस 40. नेक्स्ट on loans advances, ये connected point है friends. Value of inward supplies on which is liable to pay tax under reverse charge. अरे ना ये तो exclusion में आएगा, इसको टर्नओवर में इंक्लूड करने वाले नहीं है फ्रेंड्स. Value of export, yes, इसको हमको इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट है. Amounts are excluding GST, तो GST हमको इंक्लूड नहीं करना है. वापस एक बार डन. तो फ्रेंड्स टर्नओवर चेक करो तो कितना आएगा. It would be 50 lakhs प्लस 70 lakhs में से खाली 40 lakhs का कंपोनेंट कवर करना पड़ेगा. एंड फ्रेंड्स 5 lakhs विल बी इन रिलेशन टू वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, मतलब उसका जो टर्नओवर है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इट इज फ्रेंड्स 95 lakhs ऑफ रुपीस. डन. अभी एक बार जरा चेक कर लो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है. इट इज फ्रेंड्स आसाम. चलो एक बार जरा चेक कर लो हमारा आसाम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में है कि नहीं है. बोलो, आसाम स्पेशल कैटेगरी स्टेट में फॉल होता नहीं है. मीनिंग देयर बाय ये एलिजिबल होगा कि नॉट एलिजिबल होगा फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम. एब्सोल्युटली इट विल बी एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम फ्रेंड्स. डन. बिकॉज टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अप टू 1.5 करोड़. यहां पे चेक करो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आसाम नहीं फॉलो होता फ्रेंड्स. स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अलग अलग मतलब सेक्शन के लिए अलग अलग होते हैं फ्रेंड्स. ओके, इस पर्पस के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का ये लिस्ट अवेलेबल है, रजिस्ट्रेशन के लिए अलग है. आप समझ रहे हो, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आसाम फॉल होता नहीं है. मीनिंग देयर बाय यहाँ पे आपको 1.5 करोड़ की लिमिट ही चेक करनी पड़ेगी. यहाँ पे आपका टर्नओवर एक्सीडिंग मतलब इट इज अप टू 1.5 करोड़. सो यू आर एलिजिबल फॉर व्हाट फ्रेंड्स, कंपोजिशन स्कीम. बोलो हाउ से, कितना सिंपल पूछा था हमारे सीए इंटरमीडिएट में. और एक क्वेश्चन पूछा है जिसके अल्टरनेटिव में ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया विच इज क्वेश्चन नंबर 7. वो आपको मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स. चलो फ्रेंड्स, एक्चुअली ये क्वेश्चन था जिसकी जगह एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आ गया. जरा चेक करो फ्रेंड्स. चलो मैंने वापस एक बार यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दिया है. Messrs Site Trading Company, eligible registered dealer in goods making intrastate supplies within the state of Andhra Pradesh. बोलो आंध्र प्रदेश स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आता है फ्रेंड्स. अरुणाचल प्रदेश आता है बट आंध्र प्रदेश आता नहीं है फ्रेंड्स. ओके, दोनों फर्क है ना, अरुणाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश. As reported aggregate turnover of rupees 78 lakhs in preceding financial year. लिमिट कितनी आप लोग क्या बोलोगी, 1.5 करोड़. उसकी जगह 78 lakhs का टर्नओवर है इन preceding financial year. हमारे सीए इंटरमीडिएट में पूछा हुआ क्वेश्चन. Determine whether Site Trading Company will be eligible for composition levy as on 31st October 2017 or not. Absolutely, it will be friends eligible for the purpose of what friends, composition scheme, because turnover in preceding financial year is up to 1.5 crore. So that makes them eligible for the purpose of composition scheme. चलो और एक क्वेश्चन पूछा है. Will your answer will be different if above scenario if an above scenario Messrs Site Trading Company is making intrastate supply within the state of Jammu and Kashmir. पहले आंध्र प्रदेश में सप्लाई करते थे, उसकी जगह जम्मू कश्मीर हो. बोलो whether जम्मू कश्मीर इज इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. अगर जरा चेक करो
अगेन ना, जम्मू कश्मीर इज नॉट इन द डेफिनेशन ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, वापस एक बार वो नंबर 2 में क्या रहेंगे, एलिजिबल ही रहेंगे फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट फ्रेंड्स, कंपोजिशन स्कीम, बिकॉज दोनों केस में आंध्र प्रदेश हो कि जम्मू कश्मीर हो, जो अमेंडेड लिमिट एप्लीकेबल होगी इट इज व्हाट फ्रेंड्स 1.5 करोड़। पहले लिमिट्स अलग हुआ करती थी, उसके बेसिस के ऊपर ये क्वेश्चन बना है, बट इसका अमेंडेड आंसर हमने सॉल्व किया। बोथ दी स्टेट्स में लिमिट विल बी 1.5 करोड़, दैट विल मेक देम एलिजिबल फॉर व्हाट फ्रेंड्स, कंपोजिशन स्कीम। बोलो क्लियर फ्रेंड्स। एक ही क्वेश्चन बाकी रहता है हमारे प्रैक्टिस में जो हमने यहाँ पे सॉल्व करना बाकी है, दिस फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसको वो इंपॉर्टेंट नोट पढ़ने के बाद ही हम उसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, बिकॉज उसके साथ ये कनेक्टेड है। ये रही फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट नोट जिसका डिस्कशन हमको यहाँ पे करना है, एंड उसके बाद हम वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। बोलो क्लियर। आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं फ्रेंड्स। सब्सिक्वेंट लेक्चर जो हमारा होगा वो लास्ट लेक्चर होगा ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी। उसके बाद जो थोड़े पॉइंट्स बाकी है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, विच इज चार्ज ऑफ जीएसटी, चैप्टर नंबर 3 हमारे सी इंटरमीडिएट का, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स। ओके, सब्सिक्वेंट लेक्चर में कॉम्पोजिशन स्कीम का हम एंड कर देंगे, उसको कंक्लूड कर देंगे फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में इतना तक रखते हैं। सब्सिक्वेंट लेक्चर में जब भी आप उसको देखना स्टार्ट करते हो उसके पहले खास 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 इस नोट से पूरे कंटेंट को आप रिवाइज कर दो, बाद में ही आगे का वीडियो देखेंगे तो कंटेंट क्लियरिटी गजब हो जाएगी। सब्सिक्वेंट लेक्चर में आपका कंपोजिशन स्कीम एकदम रेडी हो जाएगा, जैसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रेडी हो गया था वैसे कंपोज स्कीम भी एकदम चकाचक रेडी हो जाएगी फ्रेंड्स। क्लियर। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज इतना रिविजन करने के बाद ही आगे का वीडियो आप देखना फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू।